हेलो क्लास फिफ्थ क्लास बच्चों, आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में हिंदी साहित्य का पाठ करवाया था। ठीक है, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग हिंदी व्याकरण की अलग से कॉपी बनाएंगे। एक ही कॉपी आपकी नहीं होगी, यानी जो अभी तक मैंने करवाया हिंदी साहित्य का उसकी अलग कॉपी और हिंदी व्याकरण के लिए अलग कॉपी होगी। आप लोग लापरवाही नहीं करेंगे और गलती से भी एक ही कॉपी में काम नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों ध्यान से सुने और ध्यान से कार्य को करें, यानी हिंदी साहित्य की अलग कॉपी और व्याकरण की अलग कॉपी होनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण करवाऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिए। आदि मानव के पास अपनी कोई भाषा नहीं थी। वह इशारों से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। वह अपने मुंह से अनेक प्रकार की आवाजें निकालता था। धीरे धीरे उसके द्वारा उनमें से कुछ आवाजें निश्चित वस्तुओं और क्रियाओं के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी। आगे चलकर वे आवाजें अर्थपूर्ण हो गई। इसी के साथ उसके द्वारा किसी विशेष संदेश, विचार या घटना को स्पष्ट करने के लिए पत्थरों और चट्टानों पर कुछ संकेत चित्र भी बनाए गए। इस प्रकार अर्थपूर्ण आवाजों और संकेत चित्रों से धीरे धीरे भाषा विकसित होती चली गई। ये भाषा के बारे में जो बताया गया है कि आदि मानव के पास अपनी कोई भाषा नहीं थी, उनकी कोई भाषा नहीं होती थी। वह सिर्फ इशारों से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। क्या करते थे? सिर्फ इशारों से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। वह अपने मुंह से अनेक प्रकार की आवाजें निकालते थे, क्योंकि वो पहले तो इशारे करते थे, उसके बाद जो आवाजें निकालते थे धीरे धीरे उनके द्वारा ही, उन आवाजों के द्वारा ही उनमें से कुछ आवाजें निश्चित वस्तुओं और क्रियाओं के रूप में प्रयोग की जाने लगी। यानी जो आवाजें निकालते थे धीरे धीरे वही आवाजें जो थी वो निश्चित वस्तु और क्रियाओं के, मतलब कोई निश्चित वस्तु के लिए जो उनकी एक आवाज बन गई थी, जिनको निकालते थे वो क्रियाओं के रूप में ही प्रयोग की जाने लगी। आगे चलकर वे आवाजें अर्थपूर्ण हो गई। आगे चलकर क्या हुआ? वे आवाजें अर्थपूर्ण हो गई। इसी के साथ उसके द्वारा किसी विशेष संदेश, विचार या घटना को स्पष्ट करने के लिए पत्थर और चट्टानों पर संकेत चित्र भी बनाए गए। पत्थर और चट्टानों पर क्या किए गए? संकेत चित्र बनाए गए। अर्थपूर्ण आवाज और संकेत चित्रों से धीरे धीरे उनकी भाषा जो है विकसित होती चली गई। अब देखिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। जो भाषा शब्द है वो कहां से लिया गया है? संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ है बोलना। भाष का अर्थ क्या हुआ? बोलना। हम बोलकर ही आपस में बातों को समझते और समझाते हैं। जब हम बोलते हैं तभी हम अपनी बातों को किसी दूसरे को समझाते हैं और उसकी बातों को हम समझ सकते हैं। इसके अलावा हम लिखकर, पढ़कर और कभी कभी संकेतों से बातों या मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कभी कभी हम संकेतों से अपनी बातों को या विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और उनके विचारों को समझना ही भाषा है। अतः हम कह सकते हैं कि दूसरे तक जो हम अपने विचार हैं, मन के विचार हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको ही भाषा कहते हैं। तो देखिए, अर्थात दूसरे रूप में आप देखिए कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। क्या है? भाषा वह साधन है हमारे लिए जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं।
ठीक है, अब आइए बच्चों देखते हैं भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। मुख्य कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। लेकिन तीसरा रूप भी है भाषा का, जो है कि सांकेतिक भाषा। कौन सा रूप है? सांकेतिक भाषा। अब देखिए, जैसे मौखिक भाषा जब हम बोलकर सुनकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और समझते हैं। जब हम बोलकर और सुनकर अपने जो विचार होते हैं हम उनको प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है। अब देखिए, टेलीफोन पर बात करना भी मौखिक भाषा है। रेडियो पर समाचार सुनना मौखिक भाषा है, ठीक है। और कहानी आदि करना ये भी मौखिक भाषा के ही रूप है। इसके रूप है ये मौखिक भाषा के रूप है। यानी जो बात हम बोलकर और सुनकर जो हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और समझते हैं वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। अब नंबर 2 देखिए, लिखित भाषा। जब हम लिखकर और पढ़कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और समझते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। मैंने बताया आपको कि सांकेतिक भाषा के तो मुख्य रूप 2 हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन तीसरा रूप जो है वो है सांकेतिक भाषा। जब हम संकेतों के द्वारा विचारों को प्रकट करते और उन्हें देखकर समझते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे गूंगे बहरों की बातचीत। मौखिक में क्या है? हमने बोलकर समझा, अपने विचारों को बोलकर प्रकट किया। और लिखित भाषा में क्या है? हमने लिखकर अपने विचारों को प्रकट किया तो वह लिखित भाषा है। लेकिन सांकेतिक भाषा में हम इशारों के द्वारा अपनी बात को समझाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ नहीं कहा और मैंने कहा, मतलब आपको साफ समझ में आएगा कि मैंने आपको आने का इशारा किया, है ना। मैंने बोला नहीं लेकिन आपने उसको समझ लिया कि मैं आने के लिए बोल रही हूं, ठीक है ना। या जैसे मैंने इशारा किया तो आप समझो कि मैंने जाने के लिए क्या। इशारे में मैंने आपको अपनी बात को समझाया। लेकिन यदि गूंगे बहरे जब आपने देखा कि बातचीत करते हैं तो वो कैसे करते हैं? संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा ही वो बातचीत करते हैं। गूंगे बहरों की बातचीत यातायात के नियम और सेना के झंडियों के संकेत आदि भी सांकेतिक भाषा के रूप है। किसके रूप है? सांकेतिक भाषा के रूप है। यातायात के नियम आप देखते हैं ना, बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है, तीव्र गति का बनाया जाता है ना, रुकने का निशान बनाया जाता है, धीरे चलने का निशान बनाया जाता है, एक चित्र बनाया जाता है, रेखा चित्र होता है, धीरे चलना। ये सब क्या है? ये सांकेतिक भाषा के नियम है। बच्चों इतना समझ में आया आपको कि भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, लेकिन उसका जो तीसरा रूप है वो है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब आते हैं हम मातृभाषा। एक बच्चा अपनी माता या परिवार से जो स्वाभाविक रूप से सीखता है वह क्या है? बच्चे की मातृभाषा है। एक जो बच्चा होता है घर पे, जिस भाषा को अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा सीखता है वो क्या है? मातृभाषा है। यानी एक बच्चा अपनी माता या परिवार से जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखता है वह मातृभाषा होती है। जैसे गुजराती परिवार में पले बड़े बच्चे की मातृभाषा गुजराती होती है, क्योंकि वो अपने परिवार से क्या सीख रहा है? अपनी माता से क्या सीखा उसने? सबसे पहले गुजराती भाषा, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? गुजराती। ठीक है, यानी जो भी बच्चा, यानी एक बच्चा जो भी अपनी माता या परिवार से जो भाषा स्वाभाविक रूप से, सीधे शब्दों में कहे तो जो घर से, परिवार से, माता से भाषा को सबसे पहले सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है, आपने पढ़े भाषा, भाषा के रूप और मातृभाषा। अब चलिए आप देखिए बोली।
जब कोई भाषा केवल बोलचाल के रूप में रहती है, सिर्फ बोलचाल के रूप में यानी बोलने के रूप में ही रहती है, जो कि विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसे हम बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी, बघेली, बुंदेलीखंड और आपकी छत्तीसगढ़ी, ये क्या है? बोलियां। क्या है ये? बोली है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ये नहीं कि सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी। संसार में जो है अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, जापानी, चीनी, अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाएं क्या है? बोली जाती हैं। और भारत में भी अनेक भाषाएं और क्षेत्रीय बोलियां प्रचलित है। भारत में क्या है? अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और जो क्षेत्रीय बोलियां प्रचलित है। आप जैसे देखो, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है और कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल आदि। ये क्या है? उनकी क्षेत्रीय बोली है। भारत के संविधान में 22 भारतीय भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। भारत के संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? 22 भारतीय भाषाएं जो है मान्यता प्राप्त हैं। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि। ठीक है, यह जो है भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है, अब देखिए, हिंदी हमारे देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। जो हिंदी भाषा है हमारे देश में अधिकतर लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। यह हमारी क्या है? राजभाषा। अगर आपको पूछा जाए कि हमारी राजभाषा क्या है, तो हमारी राजभाषा जो है हिंदी है। समझ में आया बच्चों? आज हमने पढ़ा भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक प्रकट करते हैं या पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और दूसरा था हमने भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मुख्य रूप मौखिक और लिखित। तीसरा रूप जो है सांकेतिक भाषा। ठीक है, और हमने पढ़ा बोली और राजभाषा। राजभाषा क्यों? हमारे देश के अधिकतर लोगों द्वारा क्या बोली जाती है? हिंदी बोली और समझी जाती है। यह हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है बच्चों, इतना आप इसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। इसी से संबंधित मैं आपको प्रश्न उत्तर दूंगी, लेकिन एक बार फिर से ध्यान देना कि आप लोग असाइनमेंट नंबर जरूर डालेंगे और हिंदी व्याकरण की कॉपी अलग होगी और साहित्य की कॉपी अलग होगी। आप एक ही कॉपी में काम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना और अच्छे से पढ़ाई करना और अपने पर ध्यान देना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना और साथ ही साथ पढ़ाई का भी ध्यान देना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।